वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने क्लास 12 फिजिक्स के एक क्वेश्चन पेपर का आधा पार्ट सॉल्व किया था। आज के वीडियो में हम उसका बचा हुआ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है वो यहाँ क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन दिया हुआ है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंगदृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ बनाकर इसकी कार्यविधि समझिए। तो क्या करना है हमें, क्वेश्चन में कहा गया है कि पीएन संधि डायोड से हमें पूर्ण तरंगदृष्टिकारी बनाना है। पीएन संधि डायोड से पूर्ण तरंगदृष्टिकारी बनाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। उसके लिए हम ट्रांसफार्मर लेते हैं, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसमें दो कुंडलियां होती हैं। तो यहाँ हमने पहली कुंडली यहाँ पर बना ली है, इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। इसको पी से हमने लिखा है। प्राथमिक कुंडली के सिरों पर जो निवेशी वोल्टता है, मतलब जो इनपुट वोल्टेज है, वो अप्लाई किया जाता है। तो इसको मैंने लिख दिया है वी इन। यहाँ क्या होगा, एक और कुंडली हम लेते हैं, द्वितीय कुंडली। क्योंकि ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो यहाँ क्या होगा, कुंडली द्वितीय कुंडली में फेरों की जो संख्या है वो अधिक होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको बनाने के लिए दो डायोड हमें लेने होते हैं, दो पीएन संधि डायोड। इन दोनों पीएन संधि डायोडों के पी सिरे को, दोनों पीएन संधि डायोड के पी सिरे को हम क्या करते हैं, कुंडली के द्वितीय कुंडली के दोनों सिरों पर जोड़ देते हैं। तो यहाँ क्या किया है हमने, दो सिरे माने हैं, इसको मान लिया ए, इसको हमने मान लिया बी। ये सिरा ए है, ये सिरा बी है। दोनों सिरों पर पीएन संधि डायोडों को हमने जोड़ दिया है। कौन सा सिरा जोड़ा है, पी सिरा। और एन सिरे को आपस में इस तरह से जोड़ दिया है। ये कौन सा सिरा होता है, पी, और ये होता है ये P और ये N। ये जो डायोड है, इस डायोड को हम नाम देते हैं डायोड D1। ये जो डायोड है, इस डायोड को हम नाम देते हैं डायोड D2। ये है डायोड D2। दो डायोड इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है, दो डायोडों की पूर्ण तरंगदृष्टिकारी बनाने के लिए। अब क्या करते हैं, जहां पर इन दोनों को मिलाया जाता है, N जो है, इनको जहां पर मिलाया जाता है N को, इस बिंदु को हम पॉइंट मान लेते हैं M। इसको बोलते हैं कॉमन पॉइंट, ये होता है M। इस कॉमन पॉइंट और ये जो द्वितीय कुंडली होती है, द्वितीय कुंडली का एक बिंदु होता है टैपिंग पॉइंट, इसको बोलते हैं टैपिंग पॉइंट। इस पर जो विभव होता है वो शून्य होता है, इसको T से हम लिख रहे हैं। इस वाले बिंदु पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। टैपिंग पॉइंट और ये जो मध्य बिंदु है इसका M, जो उभयनिष्ठ बिंदु है M, इसके बीच में एक लोड रेजिस्टेंस, एक बाह्य प्रतिरोध RL जोड़ दिया जाता है। इस RL के सिरों पर ही, इस RL के सिरों पर ही आउटपुट वोल्टेज हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें V आउटपुट मिल जाता है, RL के सिरों पर ही हमें V आउटपुट मिलता है। तो ये क्या है, ये जो परिपथ बना हुआ है, ये किसका है, पूर्ण तरंगदृष्टिकारी का ये परिपथ है। कैसे बनता है, इसके लिए हमें एक ट्रांसफार्मर लेना होता है। कौन सा ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो क्या किया है हमने, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया है जिसकी प्राथमिक कुंडली है और ये सेकेंडरी कुंडली है। यहाँ क्या किया है हमने, द्वितीय कुंडली के दोनों ही सिरों को, द्वितीय कुंडली के दोनों ही सिरों को डायोड के पी सिरों से जोड़ दिया है। दोनों डायोडों के पी सिरे से हमने जोड़ दिया है। बाकी जो इसका एन सिरा था उसको आपस में जोड़ के एक बिंदु निकाला इसमें से M, और M और टैपिंग पॉइंट T के बीच में हमने एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ा है RL, जिसके सिरों पर हमें निर्गत वोल्टता प्राप्त हो जाती है। तो अब इसकी समझते हैं कार्यविधि। ये तो हो गया इसका परिपथ, अब इसकी कार्यविधि हम समझते हैं। तो इसके लिए जो इनपुट में हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, पहले उसका ग्राफ हम बना लेते हैं। तो ग्राफ हम बना लेते हैं इनपुट वोल्टेज का। तो हमने यहाँ पर क्या दिया है, प्रत्यवर्ती वोल्टता लगाई है इसमें। प्रतिवर्ती वोल्टता क्या होती है, वो समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती है। तो यहाँ मैं इसको फर्स्ट हाफ कह देता हूँ और ये इसका सेकंड हाफ हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक चक्र हो गया है और ये दो चक्र कंप्लीट किए हैं हमने इसमें। तो ये क्या है, थर्ड हाफ, ये है इसका अगले वाले तरंग का हाफ, फर्स्ट हाफ, और ये है अगले तरंग का सेकंड हाफ। इसको हमने मान लिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ये जो है, ये क्या है, निवेशी वोल्टता, ये V इनपुट है। ये क्या है, V इनपुट हमने यहाँ पर लिया है। यहाँ क्या होता है, जीरो, यहाँ होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव।
तो जो इनपुट में हमने अप्लाई किया है वो क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, प्रत्यावर्ती धारा हमने इसमें अप्लाई की है। अब जो आउटपुट में हमें मिलेगा, वी आउटपुट मिलेगा, उसका ग्राफ हम यहाँ बना लेते हैं। वो कैसे बनेगा उसको हम कार्यविधि के साथ ही हम इसको समझाएंगे। तो क्या होता है, जैसे ही प्राथमिक कुंडली पे ये वाला वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वी इनपुट जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो क्या होता है, द्वितीय कुंडली का सिरा ए और द्वितीय कुंडली का सिरा बी, यहाँ पर क्या होगा, प्रथम अर्ध चक्र के लिए, पहले आधे चक्र के लिए, मतलब इस वाले चक्र के लिए जो बिंदु ए है, द्वितीय कुंडली का बिंदु ए है, वो क्या होगा, धनात्मक, वो टी के सापेक्ष कैसा है, धनात्मक। तो उस समय पर जो बी होगा वो ऋणात्मक होगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो ए क्या है, अभी फिलहाल ए क्या है, पॉजिटिव, पहले आधे चक्र के लिए ए है पॉजिटिव। जब ए पॉजिटिव है तो डायोड D1 किसमें होगा, अग्र अभिनति में होगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में होगा। तो क्या होगा, फॉरवर्ड बाइजिंग में डायोड से करंट का फ्लो होता है, डायोड से करंट का फ्लो होता है। तो डायोड D1 की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, करंट का फ्लो होने लगेगा इस तरह से, और यहाँ पर इस RL के सिरों पर हमें विभवांतर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ इस बिंदु को हम C नाम देते हैं, इस बिंदु को C और इस बिंदु को हम D नाम दे देते हैं। तो पहले वाले डायोड की वजह से, डायोड D1 की वजह से आउटपुट में हमें क्या मिल गया, आउटपुट में हाफ पार्ट हमें मिल गया, ये जीरो है, ये इसका पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। जो दिष्ट धारा है वो पॉजिटिव में ही रहेगी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल रहे हैं। इसका जो हाफ था, फर्स्ट हाफ था, वो यहाँ पर हमें मिल गया है। किसकी वजह से ये मिला है, ये हमें मिला है डायोड D1 की वजह से। जब डायोड D1 अग्र अभिनति में है तो डायोड D2 पश्च अभिनति में होगा। क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो P सारा नेगेटिव है, जब P नेगेटिव है तो ये किस में होगा, पश्च अभिनति में होगा, और इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो डायोड D1 के कारण हमें क्या मिल गया, आउटपुट में वोल्टेज हमें मिल गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं अगले आधे चक्र के लिए। अगले आधे चक्र के लिए जब ये नेगेटिव होगा टी के सापेक्ष तो बी पॉजिटिव होगा टी के सापेक्ष। जब बी पॉजिटिव है तो डायोड D2 क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा। डायोड D2 की वजह से भी अब इसमें क्या होगा, इस तरह से धारा प्रवाहित होने लगेगी, किधर से किधर की ओर, सी से डी की ओर, इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो सेकंड हाफ भी जो है वो हमें यहाँ मिल जाएगा, तो उसको मैंने यहाँ पर ऐसे सेकंड लिख दिया है, ठीक है। अब ये जो प्रोसेस है ये चलता रहेगा। अगले टर्न में क्या होगा, अगले टर्न में ए पॉजिटिव हो जाएगा, जब ए पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा। उस कंडीशन में डायोड D1 क्या होगा, अग्र अभिनति में होगा। तो इस डायोड D1 की वजह से हाफ जो है वो आउटपुट में हमें मिल जाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं 3। जो थर्ड वाला पार्ट था वो डायोड D1 की वजह से हमें आउटपुट में मिल गया है। अब फोर्थ वाले के लिए नेक्स्ट जो बचा है ये, उसके लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये पश्च अभिनति में हो जाएगा और ये अग्र अभिनति में हो जाएगा। जब बी पॉजिटिव हो जाएगा तो ये अग्र अभिनति में हो जाएगा। तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से 4 वाले के इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या था, वी इनपुट, ये क्या है, वी आउटपुट। इसको मैं लिख देता हूँ वी आउटपुट, ये क्या है, वी इन, और ये क्या है, वी आउट। तो ये थी इसकी कार्यविधि। पहले हमने क्या किया, इसका चित्र बनाया। चित्र में कैसे करते हैं, हम एक ट्रांसफॉर्मर लेते हैं, उच्चाई ट्रांसफॉर्मर। उच्चाई ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक कुंडली पर निवेशी वोल्टता अप्लाई की जाती है, दूसरी कुंडली पर निर्गत वोल्टता प्राप्त कर ली जाती है। कैसे किया वो हमने, प्राथमिक कुंडली पे जब धारा को वोल्टेज हमने अप्लाई किया तो द्वितीय कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव था। जब अर्ध चक्र के लिए, प्रथम अर्ध चक्र के लिए जब द्वितीय कुंडली का ए सिरा पॉजिटिव था तो डायोड D1 अग्र अभिनति में था, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल गया। अगली कंडीशन क्या थी, जब ये नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव है तो डायोड D2 कैसा होगा, डायोड D2 अग्र अभिनति में होगा, जिसकी वजह से हमें आउटपुट में वोल्टेज मिल जाएगा। यही प्रोसीजर जो है ये चलता रहेगा, जिससे हमें प्रत्यावर्ती धारा है वो दिष्ट धारा में बदलती रहेगी। तो ये थी इसकी कार्यविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इस प्रयोग से प्राप्त प्रेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में। तो इसको समझने से पहले हम जो ये बोर्ड पे है इसको पहले मिटा देते हैं।
तो अगले क्वेश्चन में हमें रदरफोर्ड के प्रकीर्णन प्रयोग को समझाना है और उससे जो प्राप्त निष्कर्ष थे उनको हमें बताना है। तो रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ से कुछ अल्फा कण निकल रहे थे। उन्होंने एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया पोलोनियम, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ लिया उन्होंने पोलोनियम, उसको एक बॉक्स में रखा हुआ था और उसमें से अल्फा कण अपने आप ही उत्सर्जित हो रहे थे। अल्फा कण क्या होते हैं? अल्फा कण होते हैं द्विआयनिक हीलियम नाभिक, मतलब 2He4। ठीक है, तो यहां से कुछ अल्फा कण निकल रहे थे। इन अल्फा कणों को, ये जो अल्फा कण यहां से निकल रहे थे, इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 गुना आवेश इसमें होता है। तो इन अल्फा कणों को, ये जो अल्फा कण निकल रहे थे, इन अल्फा कणों को उन्होंने क्या किया, एक स्वर्ण पत्र पे, एक सोने की पन्नी पर आपतित कराया और उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण थे इस पे टकराकर, इस स्वर्ण पत्र पे टकराकर प्रकीर्णित हो गए थे। मतलब कुछ अल्फा कण इधर की तरफ चले गए, कुछ ऐसे चले गए, कुछ इस तरह से सीधे निकल गए, कुछ ऐसे चले गए और कुछ जो थे वो इस तरह से आ गए। तो इस प्रयोग को उन्होंने किया, ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग को उन्होंने अंदर जाने के लिए यहां से जगह छोड़ी। अल्फा कण अंदर जाएगा, स्वर्ण पत्र से टकराएगा और वहां से अल्फा कण जो है वो प्रकीर्णित हो जाएंगे। तो ये था रदरफोर्ड का अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग। इसमें क्या किया उन्होंने, अल्फा कणों को स्वर्ण पत्र पे गिराया। स्वर्ण पत्र की जो मोटाई थी वो बहुत कम थी, वो थी 2.1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। ये जो स्वर्ण पत्र लिया था इसकी जो मोटाई थी बहुत ही कम थी, ये बहुत पतली स्वर्ण पन्नी थी जिसपे इन्होंने अल्फा कणों को आपतित कराया था। इन्होंने ये देखा, इस प्रयोग में इन्होंने ये देखा कि जो परमाणु है, परमाणु का समस्त भाग जो है वो खाली होता है, परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। तो उसके लिए हम एक चित्र बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो इसको मिटा देते हैं। तो रदरफोर्ड ने इस एक्सपेरिमेंट से कुछ निष्कर्ष निकाले जिसको समझने के लिए हमें एक चित्र और बनाना होगा। अगर मैं यहां मान लूं कि ये नाभिक है, पॉजिटिव इस पे चार्ज है और ये एक परमाणु हमने लिया है, ठीक है, ये एक परमाणु हमने लिया है, अल्फा कणों की बमबारी इस पर हो रही है, इधर से इस तरह से अल्फा कण आ रहे हैं। तो रदरफोर्ड ने ये देखा कि अधिकतम जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, अधिकतम जो अल्फा कण थे वो इस तरह से सीधे चले गए थे। अधिकांश अल्फा कण ऐसे सीधे जा रहे थे बिना विक्षेपित हुए, इस तरह से आगे की तरफ वो जा रहे थे। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का समस्त भाग, परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है, क्योंकि जब ये सीधे जा रहे हैं इसका मतलब है इनको कोई रोक नहीं रहा है। इनको कौन रोक सकता था? इनको रोक सकता था, इनको विक्षेपित कर सकता था पॉजिटिव चार्ज जो कि इसके बीच में है। तो जहां से ये गुजर रहे हैं इसका मतलब है वहां की जगह खाली नहीं होगी। तो इससे एक निष्कर्ष ये निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। अगला निष्कर्ष इन्होंने ये निकाला कि जो अल्फा कण नाभिक के पास से गुजर रहे थे, जो अल्फा कण नाभिक के पास से गुजर रहे थे वो किसी ना किसी कोण पर, छोटे कोणों पर विक्षेपित हो रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनको विक्षेपित करने के लिए कुछ ऐसा होगा परमाणु में जो इनको प्रतिकर्षित कर रहा होगा। प्रतिकर्षित ही किससे हो सकते हैं? क्योंकि अल्फा कण पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज से ही विक्षेपित हो सकते हैं। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो धनावेश है, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में स्थित होता है, उसके छोटे से भाग में केंद्र में स्थित होता है। और कुछ जो अल्फा कण थे वो 90 डिग्री की कोण से अधिक पर जा रहे थे, कुछ अल्फा कण 90 डिग्री से कम कोण पर विक्षेपित हो रहे थे। तो जो कम कोण पर विक्षेपित हो रहे थे उससे तो ये निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में स्थित होता है। अब कुछ अल्फा कण ऐसे भी थे जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे थे, कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित हो रहे थे। तो इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इनको विक्षेपित करने के लिए या इनको प्रतिकर्षित करने के लिए इसके केंद्र में बहुत अधिक बल लग रहा होगा जो इसको पीछे की ओर धकेल रहा होगा, प्रतिकर्षित कर रहा होगा। इससे ये निष्कर्ष निकाला
रदरफोर्ड ने कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में बहुत छोटी सी जगह में स्थित होता है, जिसका साइज भी उन्होंने बताया 10 की घात माइनस के 15 मीटर। इसका साइज उन्होंने बताया 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो इससे ये निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके केंद्र में, समस्त द्रव्यमान और समस्त धन आवेश उसके केंद्र में स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, परिनालिका क्या होती है? एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, पहले बताना है इसमें परिनालिका क्या होती है, इसके बाद इसके चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करना है। पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो परिनालिका क्या होती है? परिनालिका तांबे के तारों को लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, जिसका आकार बेलन के आकार का बना लिया जाता है, उसी को कहा जाता है परिनालिका। परिनालिका का काम होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। तो कैसे बनती है ये, इसको हम देख लेते हैं। परिनालिका बनाने के लिए एक खोखले पाइप पर, एक खोखला पाइप हमने लिया है, इस खोखले पाइप पर वैद्युतरोधी तांबे का तार इस तरह से लपेट देते हैं। इस तरह से इसमें वैद्युतरोधी तांबे का तार लपेटा जाता है और इसमें धारा प्रवाहित कराई जाती है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है। इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो परिनालिका का काम क्या होता है? परिनालिका का काम होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इसके भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम होता है, बाहर इसके चुंबकीय क्षेत्र न्यूनतम होता है। इससे दूर जाने पर यहाँ इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। तो हमें इसका डेरिवेशन करना है कि परिनालिका के केंद्र में, परिनालिका के केंद्र में वैद्युत क्षेत्र की, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो हमें बताना है। तो उसके लिए हमें एक अलग से फिगर बनाना पड़ेगा, उसको हम बना लेते हैं। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए हमें एक परिनालिका लेनी होगी। इस परिनालिका के बीच में हम एक आयताकार कुंडली रखेंगे। उस कुंडली पर, उस कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पहले हम एक परिनालिका लेते हैं। ये हमने ली है एक परिनालिका, इस पर असल में तार लिपटा हुआ है, इस पूरी परिनालिका पर तार लिपटा हुआ है और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है और इससे चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक आयताकार कुंडली हम इसमें ले लेते हैं। एक आयताकार कुंडली हम इसमें रख लेते हैं, इसको नाम देते हैं पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस। इस कुंडली की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं एल। यहां से पी से लेके क्यू तक की जो इसकी चौड़ाई हमने ली है यहां से, वो कितनी है, एल हमने मान ली। और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इस तरह से, चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस तरह से इसमें ऐसे हमने इसको दिखाया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है एक आयताकार कुंडली। तो इसमें कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, क्योंकि इसमें जो तार है उस तार में धारा प्रवाहित हो रही होगी, जिसकी वजह से इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा होगा, जिसकी डायरेक्शन ये है। ये जो एरो से यहाँ पर मैंने दिखाया है, ये डायरेक्शन किसकी है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन। तो यहाँ पर एक कुंडली रखी हुई है, इसकी भी डायरेक्शन इस तरह से, कुछ इसमें धारा की डायरेक्शन इस तरह है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसकी इस बिंदु पर, हम बिंदु P पर हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें जरूरत पड़ेगी एम्पियर के परिपथीय नियम, एम्पियर के परिपथीय नियम की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कुंडली PQRS के लिए, PQRS के लिए, इसके PQRS के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के नियम से, परिपथीय, एम्पियर के परिपथीय नियम से क्या होता है, एम्पियर का परिपथीय नियम BDL बराबर होता है म्यू नॉट आई। यहां हम लिख लेते हैं क्या होता है, BDL बराबर म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया है। अब कुंडली PQRS के कारण, कुंडली PQRS के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इस कारण हम ले रहे हैं PQRS के लिए। इसके लिए क्या कर लेंगे हम, इसको
चार भागों में हम बांट सकते हैं। बी डी एल बराबर ही कितना हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं पी से लेके क्यू तक क्या होगा, बी डी एल प्लस क्यू से आर तक बी डी एल प्लस आर से एस तक बी डी एल प्लस एस से पी तक, एस से पी तक बी डी एल। इस तरह से हमने इसको लिख लिया है। इसको चार भागों में हमने बांट लिया, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से एस और एस से पी। यहां पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन भी वही है, और पी से लेके क्यू तक, पी से अगर क्यू की बात करें तो अल्पांश डीएल की जो डायरेक्शन है वो भी वही है। तो यहां पर एंगल कितना बन रहा है बीडीएल में, यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ का जो अल्पांश है डीएल, कितना एंगल बन रहा है, बी और डीएल के बीच में 0 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है। कहाँ, इसके लिए पी से क्यू तक के लिए। तो अगर मुझे पी से क्यू तक के लिए लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पी से क्यू बी डी एल कोस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0 डिग्री प्लस। अब हम यहाँ चलते हैं क्यू से आर, तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो कोस 90, यहाँ जब मैं कोस लिखूंगा डी डी एल कोस थीटा लिखूंगा और उसकी वैल्यू है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 0, ये पूरा क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर आर से एस तक, आर से एस तक, क्योंकि प्रणालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, तो यहाँ का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर B की वैल्यू शून्य है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा प्लस 0। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ क्या है S से P, S से P डायरेक्शन क्या है, DL की डायरेक्शन नीचे की ओर है और B की डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 प्लस 0। कौन सा बचा है सर, P से Q BDL cos 0 डिग्री, इसको कैसे लिखेंगे अब हम, B DL, BDL बराबर कितना लिख लिया हमने, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, हम इसको ले सकते हैं B DL बराबर P से Q, लिमिट है P से Q और B DL। P से Q तक की डिस्टेंस कितनी है L, P से Q तक की दूरी कितनी है L लंबाई है यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं BL, इसको हम लिख सकते हैं BL। तो आगे मैं इसको लिख देता हूं, क्या हो जाएगा ये B DL बराबर हो जाएगा BL, इसको इक्वेशन नंबर हम सेकंड मान लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जो कुंडली हमने ली है, ये जो परिनालिका हमने ली है, इसमें तारों के फेरों की संख्या अगर कैपिटल N है, पूरी कुंडली में तारों के फेरों की संख्या कैपिटल N है, तब इसकी प्रति एकांक लंबाई में, कुंडली की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या यदि N हो, स्मॉल n, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या स्मॉल n हो, तो इसमें प्रवाहित धारा, तो कुंडली में प्रवाहित धारा L लंबाई में प्रवाहित धारा क्या होगी, तो I बराबर, I क्या होगा, क्योंकि प्रति एकांक लंबाई में n फेरे हैं तो NL, और प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा I है, तो कितनी हो जाएगी NL। प्रत्येक फेरे में प्रवाहित धारा अगर मैं स्मॉल I मान लूं, टोटल जो धारा है वो क्या हो जाएगी, ये तो NL फेरों में प्रवाहित धारा होगी, NL फेरों में प्रवाहित धारा, I बराबर NL I, कैपिटल I बराबर NL I हमने इसको किया है। इस वैल्यू को हम यहां रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इस I की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में हम लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हम इसको लिख रहे हैं, इक्वेशन में हम इसको रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा ये, यहां मैं लिख देता हूं B DL बराबर कितना हो जाएगा म्यू नॉट NL और इंटू I, स्मॉल I, NL इंटू स्मॉल I। अब आगे इक्वेशन नंबर जो सेकंड हमने ली है, इक्वेशन नंबर सेकंड में BDL को हम क्या लिख सकते हैं BL, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेंगे हो जाएगा
BL बराबर म्यू नॉट NL I। L से L यहाँ कैंसिल हो रहा है, तो B बराबर कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N इंटू आई। B बराबर म्यू नॉट N इंटू आई। ये जो फॉर्मूला आया है ये परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया है। अगर कुंडली में फेरों की संख्या n है, अगर कुंडली में कुल तारों के फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, कुंडली में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या कितनी है, कितनी है, फेरों की संख्या n, कैपिटल N हो, कैपिटल N हो तो कितना हो जाएगा, ये n को हम लिख सकते हैं स्मॉल n बराबर लिखा जा सकता है कैपिटल N ऑन स्मॉल n। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं फिर b बराबर म्यू नॉट कैपिटल N I अपॉन स्मॉल n। तो ये फॉर्मूला जो आया है ये आया है परिनालिका के भीतर, परिनालिका के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वैद्युत तल का कार्यफलन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इस पर 3 गुणा 10 की घात 15 हर्ट्ज आवृत्ति का विकिरण आपतित होता है, उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए। जो जो दिया हुआ है पहले हम वो नोट कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले हम। तो क्या दिया गया है सवाल में, सवाल में दिया गया है W कार्यफलन, W की वैल्यू दी हुई है, कितना दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे कहा गया है इसकी आवृत्ति, आवृत्ति कितनी दी हुई है, म्यू बराबर दिया हुआ है 3 गुना 10 की घात 15 हर्ट्ज। कहा गया है सवाल में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम वेग ज्ञात कीजिए, V मैक्सिमम की वैल्यू पूछी है हमसे, V मैक्सिमम अधिकतम वेग हमसे पूछा है। तो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। एक फॉर्मूला हमें पता है, E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है W प्लस के ई, W प्लस के ई गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होता है E बराबर W प्लस के ई, ठीक है। E की वैल्यू हम पहले निकाल लेते हैं, वो कैसे निकालते हैं, E की वैल्यू कैसे निकलती है, E बराबर होता है h न्यू, E बराबर होता है h न्यू। तो पहले हम E निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, E बराबर होता है h न्यू, न्यू की वैल्यू दी हुई है, h क्या है प्लांक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ठीक है, और इंटू न्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, कितना हो जाएगा 3 इंटू 6 8, ये हो जाएगा 19.8 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी, ये माइनस 19, कितनी आएगी 10 की पावर माइनस 19। ये किस में आया है, जूल में, ये किस में आया है जूल में। इसको हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर बदलना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या हम करेंगे, E बराबर हम इसको लिख सकते हैं, या करके हम ऐसे लिख सकते हैं, या E बराबर 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ऐसे ही लिखा हुआ है, अपॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मतलब इलेक्ट्रॉन के आवेश से हमें भाग करनी होती है, तो क्या करेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो 10 की पावर माइनस 19 ऊपर है, 10 की पावर माइनस 19 नीचे है, ये कितना हो जाएगा 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किसकी वैल्यू आई है, ये E की वैल्यू अभी हमें मिली है। अब हम इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, क्या हो जाएगा देखेंगे, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा E की वैल्यू है 12.3 इक्वल टू W की वैल्यू दी हुई है 4 प्लस काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा के। तो के ई अगर हमें निकालना है तो के ई कितना हो जाएगा, के ई बराबर हो जाएगा 12.3 माइनस 4, ये कितना आएगा
8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो के की वैल्यू आई है 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अगर हमें जूल में बदलना है तो हम या करके इसको लिख सकते हैं, या के बराबर कितना हो जाएगा 8.3 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हमने क्या किया है, इसमें जूल में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई इसमें हमने कर दिया है। तो ये कितना आएगा कि ई बराबर 13.28 इंटू 10 की पावर कितना आएगी माइनस 19। किसमें आ गया है जूल में। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी मिली है हमें 13.28 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए अधिकतम वेग, वी मैक्सिमम की वैल्यू हमें बतानी है। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर क्या होता है, के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो के ई हम इसको लिख सकते हैं, के ई काइनेटिक एनर्जी हमने लिखी है ना, तो के ई वी मैक्सिमम हम यहाँ लिख रहे हैं वी मैक्सिमम स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है वो हम कैसे कर लेते हैं, क्योंकि हमें वी मैक्सिमम चाहिए, वी मैक्सिमम और उसका है स्क्वायर भी फिलहाल, तो कितना हो जाएगा ये 2 के ई, 2 के। ये काइनेटिक एनर्जी का ध्यान रखना, के और ये ई एक साथ है काइनेटिक एनर्जी, और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर एम, और अगर इसका स्क्वायर बन जाएगा तो ये बन जाएगा वी, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ क्या है वी मैक्सिमम, वी मैक्सिमम 2 इंटू के ई की वैल्यू है हमारे पास, ये रही के की वैल्यू कितनी है 13.28 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। उसके बाद ऑन में m की वैल्यू, m क्या होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, 2.91 इंटू 10 की पावर माइनस प्लस 12, प्लस के 12, और उसका क्या है रूट, ठीक है। हम इसको लिखेंगे, अगर इसका रूट हमें हटाना है तो उसको हम लिख सकते हैं 1.70 इंटू 10 की पावर, रूट से ये पावर बाहर आएंगे तो कितनी आएंगी 6 मीटर पर सेकेंड। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई है, वी मैक्सिमम बराबर आया है 1.70 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये न्यूमेरिकल इसमें दिया हुआ था, उसको हमने सॉल्व कर लिया है। तो वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई है, वैल्यू आई है 1.70 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कैसे किया हमने इसको, इसको करने के लिए सबसे पहले जो दिया हुआ था W दिया हुआ था 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, म्यू दिया हुआ था 3 × 10⁻15 हर्ट्ज। उसके बाद वी मैक्सिमम हमसे पूछा था, हमें फॉर्मूला पता है, जो प्रकाश वेग प्रभाव में जो एनर्जी है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फोटोन की एनर्जी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कार्यफलन में और उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो हमने यहाँ से क्या किया, पहले E की वैल्यू निकाली h न्यू से, E बराबर होता है h न्यू, h की वैल्यू ये रखी और ये रही न्यू की वैल्यू। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाली, E की वैल्यू निकाली। ये जो वैल्यू आई थी पहले जूल में आई थी, उसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 × 10⁻−19 से डिवाइड इसको कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया 12.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके बाद फॉर्मूला क्या था, इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को हमने रख दिया, इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दिया, कितना हो गया E की वैल्यू 12.3, W की वैल्यू 4 और K की वैल्यू कितनी है वो हमने निकाल दी। कैसे निकाली है, K बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 12.3 माइनस 4 कितना आया 8.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हमने जूल में बदल लिया, इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसमें बदल लिया जूल में बदल लिया, तो कितना हो गया 13.28 इंटू 10⁻−19 जूल। उसके बाद फॉर्मूला हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का, गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 mv²। उसके लिए हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को रखा, क्योंकि हमें वी मैक्सिमम की वैल्यू चाहिए थी तो हमने वी मैक्सिमम इधर रहने दिया, बाकी को इधर ले गए, कितना आ गया। अब इन सभी की वैल्यूज हमने रख दी, यहाँ m क्या था, m था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 हमने यहाँ पर रखा, और इसको कैलकुलेट करके कितना आया 1.70 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रोशित पोलरॉइड के बीच एक तीसरा पोलरॉइड घुमाया जाता है तब परागमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए।
इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें 3 पोलैरॉइड लेने होंगे, जिसमें से 2 पोलैरॉइड जो होंगे दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे और एक बीच में हम इसके तीसरा पोलैरॉइड रखेंगे और बताएंगे कि इनका जो कोण है किस प्रकार से निर्भर करता है। इसको पहले हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन में पहले कहा गया है ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, जो वैद्युत के घटक होते हैं, प्रकाश में जो वैद्युत के घटक होते हैं वो चारों दिशाओं में व्यवस्थित होते हैं, वो चारों दिशाओं में स्थित होते हैं। यदि हम उसके किसी एक तल को, उस चारों दिशाओं के किसी एक तल को यदि हम रोक लें, या हम इसको ऐसे समझते हैं, साधारण प्रकाश जो होता है उसमें जो वैद्युत के घटक होते हैं वो चारों दिशाओं में होते हैं, इस तरह से चारों दिशाओं में होते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे भी और बोर्ड के तल के लंबवत भी और बोर्ड के तल भी, इस तरह से होते हैं। अगर हम किसी एक घटक को रोक दें, ठीक है, एक घटक को अगर हम रोक दें तो ये जो प्रकाश है ये ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है, ये घटना प्रकाश का ध्रुवण कहलाती है। यहाँ पर क्या था, ये वाला घटक भी था, इसमें इस घटक को हमने हटा दिया है, तो क्या हो गया, ये जो साधारण प्रकाश था वो किसमें बदल गया है, ध्रुवित प्रकाश में बदल गया है। तो सभी दिशाओं में व्यवस्थित प्रकाश के किसी एक तल को रोककर सिर्फ एक तल को ही पार होने देना प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। आगे कहा गया है क्वेश्चन में, जब दो क्रोसित पोलैरॉइड के बीच एक तीसरा पोलैरॉइड घुमाया जाता है तब परागमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो सवाल में क्या कहा गया है उसको पहले हम समझते हैं। सवाल में कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है दो पोलैरॉइड है, एक को हम नाम देते हैं पोलैरॉइड P1, इसको मैं नाम देता हूं P1, एक और पोलैरॉइड हमने लिया है इसको नाम देता हूं P2। कहा गया है कि जब दोनों पोलैरॉइड कैसे हो, क्रॉसित, दोनों एक दूसरे के क्रॉसित हैं, तो पहला पोलैरॉइड जो है P1 वो इस तरह से है, दूसरा जो पोलैरॉइड है वो इस तरह से है, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, एक दूसरे के दोनों क्रॉसित हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि एक तीसरा पोलैरॉइड इन दोनों के बीच में रखा जाए, इसको नाम देता हूं मैं P3। इस तरह से मैं इसकी एक अक्ष बना लेता हूं। अब ये जो तीसरा पोलैरॉइड है P3, ये कुछ कोण पर रखा हुआ है, इस तरह से कुछ कोण पर रखा हुआ है। मान लेते हैं कि P1 से जो P3 है ये थीटा कोण पर है, P1 से P3 थीटा कोण पर है, और इससे कैसा होगा, ये P2 से P3 जो होगा ये 90 माइनस थीटा के कोण पर होगा। P1 से जो P3 है वो तो है थीटा कोण पर, यहाँ का जो कोण है, यहाँ ऐसे में अगर लंब डालें इस पे तो यहाँ जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है ये क्या है, थीटा, ये कोण है थीटा, ये तो कोण बना रहा है इसके साथ थीटा, और ये बना रहा है 90 माइनस थीटा का कोण। तो क्या होगा, मेलस का नियम हम इसमें लगाएंगे। यहाँ क्या हुआ है, दो पोलैरॉइड हमने लिए P1 और P2, दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, क्रॉसित, इसकी अक्षे इस तरह से और इसकी अक्षे इस तरह से, दोनों कैसे एक दूसरे के लंबवत है, मतलब क्रॉसित है। एक तीसरा पोलैरॉइड हमने लिया है जो कैसा कोण बना रखा है, उसने थीटा कोण बनाया हुआ है, थीटा कोण बना रखा है उसने P1 के साथ, और 90 माइनस थीटा बनाया हुआ है उसने P2 के साथ। तो मेलस का नियम हम इसमें लगाएंगे, जो मेलस का नियम है, मेलस का नियम हम इसमें लगा देते हैं, मेलस का नियम क्या होता है, मेलस का नियम, मेलस का नियम होता है I बराबर I नोट कोस स्क्वायर थीटा, ये होता है। अब ये वाला जो पोलैरॉइड है, पोलैरॉइड P1 प्रकाश का क्या करता है, ध्रुवण जब करता है तो क्या प्रकाश प्राप्त होता है हमें, I1 बराबर में लिख लेता हूं, I1 प्राप्त होगा I नोट कोस स्क्वायर थीटा, यहां से जो प्राप्त होगा यहाँ पर वो क्या है, I नोट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोण कितना था, थीटा था, तो यहाँ पर हमने इसको थीटा लिख लिया है। अब आगे की अगर हम बात करें I2 की, अगर हम बात करें तो I2 क्या होगा, I1 यहाँ पर पहुंच रहा होगा, I1 प्रकाश पहुंच रहा होगा, उसके बाद जब यहाँ से प्रकाश निकल रहा होगा तो मेलस का नियम क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, तो I2 बराबर I1 कोस स्क्वायर थीटा। आगे हम इसको करते हैं, I1 की वैल्यू ये रही, I1 की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 बराबर हो जाएगा, I1 की वैल्यू है I नोट कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 90 माइनस थीटा,
90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा था 90 माइनस थीटा, इसको हमने इतना लिख लिया है। अब यहाँ क्या आएगा कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या किया है हमने, जो फॉर्मूला था वो तो ये था मेलस का नियम, इस फॉर्मूले से I1 जो निकला पहले वाले पोलैरॉइड से जो निकला वो क्या निकला आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कोण कितना था थीटा। अब आगे हमें पहुंचना है, यहाँ पर I2 हमें बताना है I2, तो I2 का फॉर्मूला क्या होगा I1 जितना प्रकाश निकला था और इनटू कोस स्क्वायर जो एंगल बन रहा था, तो 90 माइनस थीटा यहाँ पर एंगल बन रहा था। I1 की वैल्यू यहाँ से हमने रख दी, ये रही, साथ में क्या था कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, कोस स्क्वायर कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ लिख देते हैं लेकिन परंतु लेकिन क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, ये होता है साइन थीटा। तो ये कितना हो जाएगा I2 बराबर हो जाएगा आई नोट कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर हम इसमें 4 से भाग, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड इसको करें तो आई नोट अपॉन 4 यहाँ ऐसे लिख लिया जाएगा, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, और उसका क्या होगा स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला होता है साइन साइन स्क्वायर 2 थीटा का, साइन स्क्वायर 2 थीटा का। तो हम इसको लिख सकते हैं आई नोट अपॉन 4, इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये किसका फॉर्मूला है साइन स्क्वायर 2 थीटा का। तो I2 कितना आया है, I2 आया है आई नोट अपॉन 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो अधिकतम जो तीव्रता होगी जब दोनों के बीच में एक पोलैरॉइड रखा जाएगा, तो अधिकतम तीव्रता कितनी किस कोण पर होगी, वो होगी थीटा पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि वो क्या होगी, अगर मैं यहाँ पर 45 डिग्री रखता हूँ, थीटा की वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा अधिकतम तीव्रता हमें प्राप्त होगी। जब 45 डिग्री होगा तभी तो अधिकतम प्राप्त होगी, क्योंकि 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो अधिकतम होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना हो जाएगा फिर वो I2 बराबर आई नोट अपॉन 4। अगर यहाँ मैं थीटा की वैल्यू नहीं रखता हूँ 45 डिग्री रखता हूँ, तो अधिकतम प्रकाश को प्राप्त हमें होगा 45 डिग्री पर। तो दोनों पोलैरॉइड के बीच में अगर तीसरा पोलैरॉइड 45 डिग्री के एंगल पर रखा जाएगा तो अधिकतम जो प्रकाश की तीव्रता है वो प्राप्त होगी हमें कहां पर, इस वाले बिंदु पर। निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता है वो हमें अधिकतम प्राप्त होगी। अगले क्वेश्चन पे और हम पढ़ते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला, आगे दिया हुआ है एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है, लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, पहले इसको मिटा देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, पी की वैल्यू कितनी है 50 वाट, पी कितना दिया हुआ है 50 वोल्ट। आगे कहा गया है 100 वोल्ट, VL कितना है, लैंप का वोल्टेज कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, और क्या कहा गया है आगे लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, मतलब V की वैल्यू दे रखी है 200 वोल्ट, और F की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 हर्ट्ज, F की वैल्यू दी हुई है 50 हर्ट्ज, और कहा गया है लैंप जोड़ा जाता है, धारा विद्युत मेंस में जोड़ा जाता है, लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। इसकी धारिता हमें बतानी है, तो पावर का सूत्र क्या होता है, P बराबर होता है V इंटू आई, और अगर पावर दी हुई किसकी है वो लैंप की, तो VL इंटू आई हम लिख लेते हैं। I बराबर कितना हो जाएगा, I बराबर ये होगा P अपॉन VL, P की वैल्यू 50, L की वैल्यू VL की वैल्यू कितनी दी हुई है 100 वोल्ट, तो ये कितना जाता है 0.5 एम्पियर, किसकी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है आई की वैल्यू कितनी 0.5 एम्पियर। अब इसका हम प्रतिरोध और निकाल लेते हैं, तो R बराबर क्या होता है
R बराबर होता है V अपॉन I, V अपॉन I। तो VL कितना है 100 वोल्ट, तो 100 इसको लिख लेते हैं, अपॉन में क्या है I, कितनी आई है 0.5, ये कितना हो जाता है 200 ओम। कितना आया है R की वैल्यू कितनी आई है 200 ओम, R की वैल्यू आई है। I भी हमने निकाल लिया है, R भी हमने निकाल लिया है। अब अगर कैपेसिटर को और लैंप को हमें श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो उसके विभव के लिए फॉर्मूला क्या आता है, फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में कौन कौन जुड़ा हुआ है, लैंप, लैंप को एल में यहां कह देता हूं, लैंप तथा संधारित्र। सी कैसे जुड़ा हुआ है श्रेणी, लैंप तथा एल तथा सी कैसे है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होता है इसके लिए फॉर्मूला, विभव के लिए फॉर्मूला वी स्क्वायर बराबर होता है वी एल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू दी हुई है कितनी 200 वोल्ट, 200 का स्क्वायर बराबर वी एल की वैल्यू कितनी दी हुई है, वी एल की वैल्यू दी हुई है 100 वोल्ट, तो इसका 100 का स्क्वायर प्लस वीसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हमें वीसी की वैल्यू निकालनी है तो कितना होगा, वीसी बराबर ये हो जाएगा 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है उधर क्या हो जाएगा रूट बन जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा वीसी बराबर ये कितना आता है 40,000, ये आएगा 40,000 माइनस 10,000, ठीक है, और इसका क्या है रूट कितना बचा, ये बचा 30,000, 30,000 रूट वीसी। 30,000 का जो रूट है उसको हम क्या लिख सकते हैं 173.2 वोल्ट, इसको हम लिख सकते हैं वीसी बराबर कितना आया है 173.2 वोल्ट। अब एक फॉर्मूला और हम जानते हैं, एक्ससी बराबर क्या होता है, एक्ससी को हम लिख सकते हैं, एक्ससी बराबर होता है वीसी अपॉन आई। एक्ससी अगर हमें निकालना है तो वीसी अपॉन आई, वीसी की वैल्यू कितनी आई है 173.2 बटे आई की वैल्यू कितनी हमने निकाली थी, आई की वैल्यू हमने निकाली थी 0.5, तो ये कितना आएगा, ये आता है 346.2 ओम। ये किसकी वैल्यू आई है, एक्ससी की वैल्यू कितनी निकल के आई है 346.2 ओम, ये आई है अभी एक्ससी की वैल्यू। अब हमें चाहिए सी की वैल्यू, सी की वैल्यू और एक्ससी की वैल्यू में फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है एक्ससी बराबर हम लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी, क्या लिख सकते हैं 1 ओमेगा सी। ओमेगा नहीं दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ इंटू सी, एक्ससी बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 पाई एफ इंटू सी। तो हमें यहां से किसकी वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए, एफ भी दिया हुआ है एक्ससी भी हम निकाल चुके हैं, हमें चाहिए वैल्यू सी की, तो हम इधर कर लेते हैं, यहां हम इसको लिख लेते हैं, कितना है एक्ससी बराबर कितना है 1/2 पाई एफ इंटू सी, सी बराबर क्या होगा 1/2 पाई एफ इंटू एक्स सी। सारी वैल्यूज को हम रख लेते हैं, क्या क्या वैल्यूज है, वैल्यू क्या दी हुई है, सी बराबर 1/2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू एफ कितना दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, एफ दिया हुआ है 50 हर्ट्ज इंटू एक्ससी हमने कितना निकाला है, एक्ससी आया है 346.2, सी की वैल्यू आती है 0.000919, क्या वैल्यू आती है 0.00000919। इसको हम क्या कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर मैं 6 पॉइंट इधर लेके जाता हूं तो कितने हो जाएगी पावर 10 की माइनस की
6 आ जाएंगे तो हम लिख सकते हैं 9.19 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, 10 की पावर माइनस 6। अब 10 की पावर माइनस 6 को हम लिख सकते हैं माइक्रो, ठीक है, ये किस में आई है, फैरेड में, हम इसको लिख सकते हैं 9.19 माइक्रो फैरेड। C बराबर क्या है 9.19 माइक्रो फैरेड, या हम इसको लगभग में ले सकते हैं C बराबर लगभग क्या हो जाता है 9.2 माइक्रो फैरेड। C की वैल्यू कितनी आई है 9.2 माइक्रो फैरेड। तो कितनी धारिता का संधारित्र हमें लगाना होगा 9.2 माइक्रो फैरेड संधारित्र की धारिता का संधारित्र जो है वो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा लैंप के, क्योंकि सवाल में क्या पूछा था, सवाल में पूछा था एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है, लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो कितनी धारिता का संधारित्र लगाना होगा हमें, C बराबर कितना आया है 9.2, लगभग 9.2 माइक्रो फैरेड का संधारित्र हमें लगाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कहा गया है डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य की गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र स्थापित कीजिए। पहले बताना है डी ब्रोगली की द्रव्य तरंग अवधारणा क्या है। तो द्रव्य के जो आवेशित कण हैं जब वो गति करते हैं तो वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, किन्हीं परिस्थितियों में वो तरंग की भांति व्यवहार करते हैं, उन तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे या फिर द्रव्य तरंगे कहा जाता है। उसके लिए डी ब्रोगली ने एक फॉर्मूला दिया था तरंग दैर्ध्य का, वो क्या था लैम्डा बराबर h/mv। तो हमें क्या करना है, एक डेरिवेशन भी हमें इसमें करना है, लैम्डा का गतिज ऊर्जा के साथ संबंध हमें बताना है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो डी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का जो सूत्र है वो क्या है, लैम्डा बराबर होता है h/mv, लैम्डा बराबर होता है h/mv। इसका संबंध हमें बताना है गतिज ऊर्जा के साथ, तो वो हम कैसे करेंगे, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, K बराबर होता है 1/2 mv²। लैम्डा में और K में हमें संबंध बताना है। यहां से अगर हम चाहें तो V की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो कैसे, आगे हम यहाँ लिख लेते हैं, कैसे करेंगे देखेंगे। V बराबर हम लिख सकते हैं h/m लैम्डा, V बराबर हो जाएगा h/m लैम्डा। इस V की वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन से हमें v की वैल्यू रखनी है इस इक्वेशन सेकंड में, तो क्या हो जाएगा k बराबर 1/2 m, v की वैल्यू कितनी है h/m लैम्डा और उसका क्या है स्क्वायर, इसको हम ओपन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 1/2 m, ये हो जाएगा h स्क्वायर, कितना हो जाएगा h² m स्क्वायर इंटू लैम्डा स्क्वायर, इस m स्क्वायर से ये एक m कैंसिल हो जाएगा, k बराबर कितना बचेगा, k बराबर बचेगा 1/2 h² m इंटू लैम्डा स्क्वायर। इसी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए तो कितना हम लिख लेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा बराबर हम लिख सकते हैं 1/2 m k और इंटू में क्या था यहाँ h², तो इसको मैंने h² ही रहने दिया है, और लैम्डा का जो स्क्वायर था वो उधर जाएगा तो रूट जाएगा, तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा h/√2m k। लैम्डा की वैल्यू कितनी आई है h/√2m k। क्या किया हमने, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का हमें सूत्र संबंध बताना था गतिज ऊर्जा के साथ, तो क्या किया हमने, उसके लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर h/, डी ब्रोगली की तरंगदैर्ध्य का समीकरण, इसको हम लिख सकते हैं v बराबर h/m लैम्डा। इस v की वैल्यू को गतिज ऊर्जा के समीकरण में रख दिया, k बराबर होता है हाफ mv², v की जगह हमने क्या रखा, इस वैल्यू को रखा, कितना आ गया, ठीक है, यहाँ इस वैल्यू को रखा, इसको हमने ओपन कर दिया h²/m² लैम्डा स्क्वायर, इस एक m से ये m कैंसिल हो गया, नीचे वाला एक m बच गया, कितना हो गया 1/2 h²/m लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा स्क्वायर को अगर हम इधर लेके जाए और k को इधर लेके आए तो कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा, इस लैम्डा का जो स्क्वायर था उधर हमने भेजा तो रूट में आ गया, क्योंकि h² था और उसका रूट था तो वो
रूट से बाहर आएगा तो क्या आएगा, h आएगा। कितना हो गया, लैम्डा बराबर h अपॉन रूट 2m के। तो ये क्या था, द्विध्रुवीय तरंगदैर्ध्य और उसकी गतिज ऊर्जा के बीच में संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, बंधन ऊर्जा की व्याख्या कीजिए। यदि एक नाभिक के संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। पहले हमें बताना है बंधन ऊर्जा को। तो बंधन ऊर्जा क्या होती है, पहले हम वो देख लेते हैं। तो क्या होती है बंधन ऊर्जा, जब भी कोई नाभिक बनता है तो नाभिक के भीतर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं उनको बांधे रखने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो जो ऊर्जा है वो कहां से प्राप्त होती है, वो प्राप्त होती है द्रव्यमान क्षति से। ठीक है, तो अगर हमें उस नाभिक को तोड़ना है या हम कहें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करना है तो हमें इतनी ही ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो किसी भी नाभिक से न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही उसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। अब इसमें एक न्यूमेरिकल और दिया गया है। न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, न्यूमेरिकल में कहा गया है कि नाभिकीय संलयन क्रिया में द्रव्यमान क्षति 0.3% हो तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। तो इसको करने के लिए पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो जो क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है पहले हम उसको नोट कर लेते हैं। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, डेल्टा एम कितना दिया हुआ है, डेल्टा एम दिया हुआ है 0.3%, 0.3%। इसको अगर हमें किलोग्राम में बदलना है तो डेल्टा एम बराबर हम लिख सकते हैं 0.3 अपॉन 100 इंटू 1 किलोग्राम। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 0.003 किलोग्राम। ठीक है, तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई 0.003 किलोग्राम। अब हम इसमें लगाएंगे E बराबर mc स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा बराबर E बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो E बराबर होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आई है, डेल्टा एम आया है 0.003 इंटू सी की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश का वेग कितना होता है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड, और इसका क्या है स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, E बराबर ही होगा 0.003 ऐसे ही लिखा, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर कितनी हो जाएगी 16, 9 इंटू ये कितना हो जाएगा E बराबर 9 इंटू 3 कितना होता है 27, तो कितना होगा 0.027 इंटू 10 की पावर 16, कितना आएगा 10 की पावर 16। या हम इसको लिख सकते हैं E बराबर ये हो जाएगा 2.7 इंटू 10 की पावर 14 जूल। ठीक है, इतना हम इसको लिख सकते हैं। कैसे, 1 2 दो पॉइंट हमें तो लेके जाएंगे तो दो पावर इसकी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आंसर कितना है, E बराबर 2.7 इंटू 10 की पावर 14 जूल। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।